सभी को नमस्कार। मेरी तबीयत खराब थी लेकिन फिर भी दीपक जी ने इतना रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा चलिए हम एड्रेस करते हैं। देखिए, जो मैंने अभी तक पाया, अभी मैं लास्ट 15 डेज़ में हम लोग एक केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ लोकल बैंक से 146 करोड़ रुपीज़ उनके कोर बैंकिंग सिस्टम को एक्सेस करके ट्रांसफ़र कर दिया, वो 146 करोड़ रुपीज़, और वो दूसरे अकाउंट में भी चला गया। और दूसरे अकाउंट से तीसरे चौथे अकाउंट में भी चला गया वो पैसा, 146 करोड़ लोकल बैंक, यहाँ 15 डेज पहले की बात है। और क्रिमिनल्स ने क्या किया, अच्छा मैं ये बता दूं कि वो जो हेडक्वार्टर है, वहां पे उनका अपना ऑन प्रेम डेटा सेंटर बना हुआ है, उनका जबरदस्त सीसॉक बना हुआ है, उसमें आईबीएम का क्यू रडार और जितने भी तरह के एप्लीकेशन हो सकते हैं उसी सॉक में सारे हैं। अ, लेकिन अब इसकी मैं आपको फॉर्चुनेटली हम इमीडिएटली हम लोग एक्टिव हो गए और पूरा का पूरा 146 करोड़ रुपीज हम लोगों ने होल्ड पे करा दिया। पैसा बाद में हमने उनके अकाउंट में क्रेडिट भी करा दिया। लेकिन देखिए क्या लेसन मिला, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री जो है सोल्यूशन के पीछे भागती है, कि हमको ये सोल्यूशन चाहिए। वहाँ सब कुछ था, वहाँ सीसीटीवी कैमरा था, 24 आवर्स मॉनिटरिंग थी उसकी, सीसॉक था, डेटा सेंटर पे एम्प्लॉइज काम कर रहे थे, प्लस फिजिकल सिक्योरिटी थी, सारा कुछ था, उनकी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी बनी हुई थी। लेकिन जब मैंने उसकी ऑडिट की तो हमको पता चला कि जो सीसॉक पे लड़के हैं वो यही नहीं जानते हमको क्या चीज मॉनिटर करना है। इसका मतलब बहुत ही लिस्ट पेड लोग, जिनके पास वो प्रॉपर स्किल सेट नहीं है मॉनिटर करने का, वो भी देख रहे हैं, सीसॉक में बैठे हुए हैं, सीधे सीसीटीवी पे देख रहे हैं क्या अलर्ट आ रहे हैं, क्या रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, किस तरह के हमको अलर्ट्स पे क्या करना है, हमारा अगर कोई साइबर इंसिडेंट आ रहा है तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे रीमीडिएट करना है, किसको इन्फॉर्म करना है, बताना है, किसी को आप कोई क्वेश्चन कीजिए, उस क्वेश्चन का कोई जवाब। जो वहाँ सीसो था, हम ये कहते हैं कि सीसो एक बैंक का ही फाइनेंस सेक्शन का मैनेजर को अपॉइंट कर दिया था। आप लिटरली मैं बता रहा हूँ कि अगर उससे पूछिए कि सीसो की क्या मैंडेट है, क्या काम होता है, या सीसो की स्पेलिंग क्या होती है, पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, वो आप यकीन करिए नहीं बता पाएंगे। वो सीसो अपॉइंट हो गए। अब मैंने कहा भाई इसकी कभी ऑडिट हुई? सर टीम पैनल ऑडिटर ने उस पूरे सिस्टम की ऑडिट की है और उसका बाकायदे साइंड ऑडिट भी हो रहा है। जब हमने पूछा कि सीसीटीवी कैमरा लाओ तो सीसीटीवी कैमरा का टाइमिंग 11 महीने पीछे था। अब सोचिए, जिसने भी ये ऑडिट रिपोर्ट दी है, आईएसओ 27001 की, पीसीआई डीएसएस की जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किया है, क्या उसने फिजिकल सिक्योरिटी में सीसीटीवी कैमरे का टाइमिंग तक नहीं देखा उस आदमी ने? अब देखिए वो क्रिमिनल्स काम कैसे किए हैं। क्रिमिनल्स जाके उसी नेटवर्क पे एक लैपटॉप जो है कनेक्ट कर दिए हैं, जो उनका अपना लाइन बना हुआ है, जिससे बैंक का सिस्टम एक्सेस होता है, जिससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, उसी लाइन में अपना एक लैपटॉप उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। दूसरा, वहीं की व्हाइट लिस्टेड आईपी जो है उस लैपटॉप में कॉन्फ़िगर कर दिया, ताकि सीसॉक में अगर कोई अलर्ट भी जाए, अलर्ट कोई देखने वाला नहीं है वो अलग बात है, लेकिन क्रिमिनल्स कितना होशियार है। क्रिमिनल्स ने सोचा कि हो सकता है अलर्ट पढ़ लें, तो इसलिए बैंक की ही व्हाइट लिस्टेड आईपी उसने सिस्टम में डाल दिया। और एक सुनिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज, वहां कम्युनिकेशन नेटवर्क दो थे, एक एयरटेल का था, एक सिफी का था। बोडा का एक नेटवर्क ला करके डोंगल नेटवर्क, डोंगल जो है वो कनेक्ट कर दिया उससे, और उस पे रिमोट एक्सेस टूल डाल दिया लैपटॉप पे। और जिस डेस्कटॉप से ऑपरेटर काम कर रहे थे, जिसमें मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, मेकर और चेकर जो था, जिसके थ्रू ये ट्रांजैक्शन हो सकता था, एक इनिशिएट करता है, एक अलाउ करता है, वो दोनों के सिस्टम पे की लॉगर इंस्टॉल थे। अब देखिए, की लॉगर इंस्टॉल हुआ, निश्चित रूप से क्यू रडार में अलर्ट गया होगा, सीसॉक पे अलर्ट गया होगा। एक नया टेलीकॉम आ गया पूरे सिस्टम में, वोडाफोन का काम कर रहा है, एक नया डिवाइस आ गया लैपटॉप का, मैक आईडी। सोचिए, मैक आईडी एक नया नेटवर्क में डिवाइस आ गया, उसके निश्चित रूप से अलर्ट आए होंगे। लेकिन
उस अलर्ट को कोई रीड करने वाला नहीं, और पूरा 146 करोड़ रुपए चला गया। ये कहिए कि हम लोग स्विफ्टली आकर के इंटरवीन किया, और इंटरवीन करने के बाद हमने तुरंत भाल साहब से बात की। भाल साहब ने भी एक टीम वहां से भेजी, और आकर के जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये कीलॉगर है, इस सिस्टम पे स्टेट को इंस्टॉल किया गया है, ये रिमोट एक्सेस टूल है, और ये सीसीटीवी का जब हम लोगों ने फुटेज मंगवाया तो पता चला 11 महीना सीसीटीवी। अब सोचिए टाइमिंग सेट करने में हम लोग को कितनी दिक्कत आई होगी। खैर हम लोगों ने इस केस को क्रैक किया और पूरा का पूरा पैसा बच गया। मैं जब भी जाता हूँ, जब भी इस तरह के क्राइम सीन पे जाता हूँ, तो मैं एक चीज देखता हूँ कि जीआरसी का जो कॉन्सेप्ट है कि गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लायंस, जीआरसी कोई और, गवर्नेंस के लिए कोई और है, रिस्क देखने वाला कोई और है, कंप्लायंस देखने वाला कोई और है। कंप्लायंस वाले को ठीक तरह से कंप्लायंस की जानकारी नहीं, रिस्क वाले को रिस्क की जानकारी नहीं, और गवर्नेंस वाले को मतलब नहीं, वो केवल बिजनेस में मतलब है उसका, केवल इन सब चीजों में मतलब है। कि जो रियल गवर्नेंस होता है, मेरा ये मानना है कि हम टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे ओवर रिलायंट है हम लोग कि हम टेक्नोलॉजी ही सब कुछ कर देगा, हम सी सॉक बना देंगे, हम इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम रख देंगे, हम सारे जितने भी टेक्निकल कंट्रोल्स हैं वो सब लगा देंगे, इनक्रिप्ट कर देंगे, डेटा इनक्रिप्ट कर देंगे, डेटा सेंटर बना देंगे, सब कुछ बना देंगे, केवल टेक्नोलॉजी। हमको क्या फोकस करना है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं ये कहता हूं कि आप फोकस करिए ह्यूमन इंटरफेस पे। Human is the weakest link in the entire cyber security ecosystem. वीकेस्ट लिंक, कोई भी आदमी कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। अभी 1.5 महीना पहले एक क्रिटिकल इंफ्रा पे नोएडा में अटैक हुआ, बड़ी कंपनी है, रैंसमवेयर अटैक हुआ, पैसा उन लोगों ने बिटकॉइन में मांगा। जब उसकी एक बिग 4 कंपनी आके ऑडिट कर गई, ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट दे दी, जब वो कहने लगे कि भाई साइबर इंश्योरेंस कराया, साइबर इंश्योरेंस का तो जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक हम आपको साइबर इंश्योरेंस का पैसा नहीं देंगे, तब वो पुलिस को आगे रिपोर्ट किए। इसलिए उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया कि अगर पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते तो उनका साइबर इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता। अब देखिए ह्यूमन इंटरफेस कहाँ है यहाँ पे। कंपनी साइबर इंश्योरेंस कराती है 15 करोड़ रुपए की। जिस दिन पॉलिसी इफेक्टिव होता है साइबर इंश्योरेंस, उसके ठीक 10 दिन बाद रैंसमवेयर अटैक हो जाता है। और रैंसमवेयर अटैक में जो कॉल आती है, स्पूफ्ड कॉल होती है, वीओआईपी कॉल होती है, वो कॉलर ये कहता है कि इस बिटकॉइन में पैसा डाल दिए, और आपका क्या जाता है, आपको तो इतना, जो साइबर इंश्योरेंस कंपनी है वो तो दे ही रही है, आपका जाता क्या, मुझको 1 रुपया ज्यादा मत दीजिए। अब सोचिए इसका मतलब या तो कोई इनसाइडर मिला हुआ है जिसने, जो रैंसमवेयर रैकेट ऑपरेट कर रहे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, वो कोई वहां का एक्सप्लॉइट्स दे रहा है, कोई वल्नरेबिलिटी, कोई फ्ला, इस तरह का कुछ ना कुछ शेयर हुआ तभी तो वो अटैक हुआ, अदरवाइज कैसे अटैक होता। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इशू है, आप पुलिस में आ नहीं रहे हैं, आप एक कंसल्टेंट बुला रहे हैं, कंसल्टेंट वही ISO 27001 की ऑडिट करके चला जा रहा है। इसी तरह मैंने देखा है कि रैंसमवेयर अटैक के जितने भी केसेस हैं, कोई ना कोई आपको प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आता है, इन्वेस्टिगेट करके चला जाता है, कभी ये पुलिस के सामने बात ही नहीं बताते। पुलिस के सामने तो तब बात आ रही है जब उसको इंश्योरेंस क्लेम करने की बात आती है। मेरा यह मानना है कि कभी भी अगर साइबर अटैक हो या डेटा ब्रीच का कोई इशू आपके सामने आता है तो डेटा ब्रीच को पुलिस के सामने लाइए ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है। ढेर सारी चीजें हैं जो आपको सेंसिटिव डेटा है, आप किसी टेलीकॉम ऑपरेटर से मांगेंगे वो नहीं मिलेगा, आप चाहे जितने बड़े बिग 4 के कंसल्टेंट हो, आपको वो डेटा ISP नहीं देगा, वो TSP आपको डेटा नहीं देगा। वो जो आपको इंटरनेशनल डेटा मंगाना है, कहीं से लॉग मंगाना है, मेटा डेटा मंगाना, ये सारी चीजें आपसे शेयर नहीं की जाएगी। आप तो रूटीन के आएंगे, ऑडिट करके चले जाएंगे। तो जब तक कारपोरेट इंडस्ट्री आएगी नहीं पुलिस के सामने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगी, तब तक हम समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। मेरा सिर्फ यही करना है, क्योंकि आप लोगों का डिनर का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं लूंगा। आप जब भी जाएं कोई भी सॉल्यूशन सेल करिए, इट्स गुड, लेकिन आप हैंड होल्डिंग करिए, आप ऐसे लोगों को ट्रेन करिए। और ट्रेनिंग सिर्फ ये नहीं कि आप इन द नेम ऑफ ट्रेनिंग आप ट्रेन कर रहे हैं उनको, आप प्रॉपरली ट्रेन करिए ताकि वो समझे इस चीज में कि ये पूरा जो सिस्टम है इसमें हमको करना क्या है। हम अगर कोई अटैक हुआ तो हमको हमारी ब्रीच नोटिफिकेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, हमारी सर्ट की गाइडलाइन से उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, हम सीनियर में हमारा एस्केलेशन मैट्रिक्स क्या है, हम किसको सबसे पहले रिपोर्ट करेंगे, उसकी क्या ड्यूटी होगी, उसकी क्या ड्यूटी होगी नेक्स्ट, हम पुलिस को कब इन्वाइट करेंगे, हम अपने लीगल काउंसिल को कब इन्वाइट करेंगे। ये कुछ भी क्लियर नहीं रहता। कारपोरेट सेक्टर में जब भी मैं बात करता हूँ तो कोई किसी न किसी पार्ट को बताता है, कंप्लायंस वाला वो लीगल की बात करेगा, गवर्नेंस वाले को कुछ पता नहीं, रिस्क वाले को ठीक से पता नहीं है,
वो रिस्क वाला जो है चीफ फिजिकल सिक्योरिटी अफसर, कोई आर्मी का या कोई जिसका बैकग्राउंड नहीं है। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये साइबर सिक्योरिटी, अब ये उस तरह का डोमेन नहीं रह गया कि कोई आदमी आए और आपकी सिक्योरिटी की बात करने लगे। फिजिकल सिक्योरिटी तो आप समझ सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी तो इतना डिफिकल्ट हो रहा है। अगर आप ISO 27001 की बात करें तो 150 काउंटर मेजर्स हैं और रोज नई टेक्नोलॉजी आ रही है। क्रिमिनल स्पूफिंग टूल यूज कर रहा है, क्रिमिनल्स आपकी मैक आईडी चेंज कर दे रहा है, IMEI चेंज कर दे रहा है, व्हाइट लिस्टेड IP लेकर के अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर कर दे रहा है, रिमोट एक्सेस से आपका एक्सेस कर ले रहा है, की लॉगर लगा के यूजर ID पासवर्ड जान ले रहा है, पूरा आपका सिस्टम ही कंप्रोमाइज कर ले रहा है। तो जब जब ये क्राइम इस लेवल पे पहुंच गया, तो मेरा मानना है कि जब भी आप किसी सोल्यूशन की बात करें, आप किसी भी कारपोरेट गवर्नमेंट में बात करें या कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी इंडस्ट्री को सोल्यूशन दे, तो दो चीज पे जरूर फोकस करें। जो आप टूल्स और टेक्नोलॉजी दे रहे हैं उसके साथ ह्यूमन इंटरफेस, हमारा जो आदमी वहां रहेगा क्या वो प्रॉपरली स्किल्ड है, क्या प्रॉपरली ट्रेंड है कि नहीं। और तीसरा देखिए, जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जिस गति से हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, उस गति से हमारे रेगुलेटरी चीजें जो है नहीं आ रही हैं, और ना लीगल सिस्टम उस स्पीड से अपने को ट्यून कर रहा है। अभी मैंने देखा, अभी एक हमने केस क्रैक किया, 4200 करोड़ रुपए चाइनीज ले गए। अब वो चाइनीज कैसे ले गए? आपको पार्ट टाइम जॉब के नाम पे, आपको इंस्टेंट लोन के नाम पे या क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पे वो पैसा आ रहा है। मैसेज आएगा, लाखों मैसेज चाइना से भेजे जाते हैं, लाखों करोड़ों, जो आपके मोबाइल पे आता है कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंस्टेंट लोन लेना चाहते हैं, या गूगल पे भी आप जाएंगे तो पेड एडवर्टीजमेंट दिखते हैं और सारे क्रिमिनल्स दिए हुए हैं वो पेड एडवर्टीजमेंट। तो मैं एक केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था 2.2 लाख का, और जब 2.2 लाख से मैं आगे बढ़ा तो पता चला कि 4200 करोड़ रुपए चाइनीज ले गए। अब वो कैसे ले गए? वो चाइना से बैठ करके आपका अमेजॉन का जो क्लाउड है वहां पे वर्चुअल मशीन यूज कर रहे हैं, वहां पे ले लिए हैं, और वर्चुअल मशीन से ICICI बैंक ऑपरेट कर रहे हैं अकाउंट, और ICICI बैंक से पैसा जेपे पे भेज रहे हैं, जो क्रिप्टो करेंसी हमारा इंडियन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उसी की कनेक्टिविटी बैंक से हो सकती है। उसके बाद जब वहां बिटकॉइन में पैसा फिर बिनांस पे भेज रहे हैं, और बिनांस से मिक्सर यूज करके पैसा चाइना में भेज रहे हैं। हजारों अकाउंट्स में बिटकॉइन के छोटे छोटे वॉलेट एड्रेस में पैसा पूरा 4200 करोड़ रुपए चला जाता है। आप सोचिए, एक चाइनीज, आपका ICICI बैंक भी वहीं से ऑपरेट कर रहा है, आपके SMS एग्रीगेटर का जो पोर्टल है, जो DLT प्लेटफॉर्म हम लोग बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, टेलीकॉम इंडस्ट्री ने बनाया हुआ है, उसको वो वहीं से एक्सेस कर रहा है। बल्क SMS करोड़ों में भेजे जा रहे हैं। तो चाइनीज क्या क्या एक्सेस कर रहा है? आपका ICICI बैंक चाइनीज वहीं से जेब पे एक्सेस कर रहा है, चाइनीज बिनांस तो कर ही रहा है इंटरनेशनल, और प्लस SMS एग्रीगेटर, SMS एग्रीगेटर का प्लेटफॉर्म भी यूज कर। आप सोचिए, कहने का मतलब टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो गई। ये जो उस बीच में एक फिनटेक कंपनी है, फिनटेक कंपनी एक अकाउंट के अगेंस्ट में हजारों वर्चुअल अकाउंट्स क्रिएट कर देती है, और हजारों क्रिमिनल्स एक साथ पैसा उस अकाउंट में भेजने लगते हैं, जो नोडल अकाउंट्स है। अब सोचिए, हमारी टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके साइबर क्रिमिनल्स जो चाइना में हैं 4200 करोड़ रुपीज इंडियन से ठगते हैं और पैसा ले जाते हैं। अब बहुत सी इसमें आप टाइम हो रहा है आप लोगों का, बहुत सी चीजें हैं लीगली ग्रे एरिया में आते हैं, रेगुलेटर जो रेगुलेशन है उसके ग्रे एरिया में आते हैं। अभी हम लोगों ने काफी बात की, MHA इंटरवीन किया, सारी एजेंसी की एक मीटिंग हुई इसी पे, जब ये केस हम लोगों ने क्रैक किया। तो आज की डेट में गूगल ने इतना अच्छा काम किया कि अब गूगल पे जो भी एड आएगा, आप 3 डॉट पे जाके क्लिक करेंगे राइट हैंड पे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस एड को किसने दिया। तो आप देख लीजिए, जितने भी गूगल पे इंस्टेंट लोन है या पार्ट टाइम जॉब के, आप देखिए सब हांगकांग से और चाइना से और थाईलैंड से और मलेशिया से वो एड पोस्ट हो रहे हैं। और इंडियन समझता है कि ये इन्फोसिस के नाम पे, TCS के नाम पे है, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम